तो लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। इसके बाद हम कंट्रोलिंग करेंगे यानी नियंत्रण, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है, ये खत्म हो जाएगा और छोटा सा है, बिल्कुल ज्यादा कुछ है बचा भी नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप में याद रखना। जितना भी आज होगा सारा सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। जितना भी आज होगा वो सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब प्रभावी संदेशवाहन की बाधाएं, यानी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसकी क्या बाधाएं हैं, क्या बैरियर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो 4 तरह की मिलेंगी बेटा। भाषा संबंधी अथवा सांकेतिक बाधाएं, भाषा संबंधी अथवा सांकेतिक बाधाएं। दूसरा मनोवैज्ञानिक अथवा भावनात्मक बाधाएं, भावनात्मक बाधाएं। तीसरा संगठनात्मक बाधाएं और चौथा है व्यक्तिगत बाधाएं। तो 4 तरह की बाधाएं आपको पढ़नी है और याद रखना ये चारों के चारों आपको पता होने चाहिए, इनके पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया, तभी आप क्वेश्चन इसका अटेंड कर पाओगे बेटा। तो भाषा संबंधी या सांकेतिक बाधाएं क्या होती है, तो समझना सांकेतिक बाधाओं से अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग, आप इसे हिंदी में लिख सकते हो एनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया के दौरान, तो उसने क्या लिखा, सांकेतिक बाधाओं से अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें शब्दों अथवा संकेतों में परिवर्तित करते समय आने वाली समस्याओं व रुकावटों से संबंधित है। यानी जब हम संदेश की एनकोडिंग करते हैं, डिकोडिंग करते हैं, ठीक है ना, ऐसे आप ऐसे लिख देना, कोई चलेगा, देखो एनकोडिंग, एनकोडिंग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, चल जाएगा। तो उसने बोला यहाँ पे सांकेतिक बाधाएं वही बाधाएं होती है, इससे अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संदेश की जब हम एनकोडिंग या डिकोडिंग करते हैं तो उस प्रक्रिया के दौरान उन्हें शब्दों में और संकेतों में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको पता होगा ना, तो उनको सब शब्दों व संकेतों में परिवर्तित करते समय आने वाली समस्याओं व रुकावटों से संबंधित है, ठीक है ना। जबकि मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं क्या होती है, इसका अभिप्राय उन बाधाओं से जिसका संबंध प्रेषक यानी जो सेंडर है वो और प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर है, ठीक है। तो प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों के मानसिक स्थिति से, यानी स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की बात कर रहा है। क्लियर। तो पहले वाले में सांकेतिक बाधाओं से अभिप्राय उन बाधाओं से है जो संदेश की एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया के दौरान उन्हें शब्दों व संकेतों में परिवर्तित करते समय आने वाली समस्याओं व रुकावटों से संबंधित है। जबकि यहाँ पे क्या बोला हमने, ये प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों की मानसिक स्थिति से संबंधित है। संगठनात्मक बाधाएं, इसका अभिप्राय उन बाधाओं से जो संगठनात्मक ढांचे, अधिकार संबंधों, नियमों व अधिनियमों से संबंधित है। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी संगठनात्मक ढांचे, वहां पे जो अधिकार संबंध होते हैं, अधिकारी अधीनस्थ ये सब होते हैं, वो नियम अधिनियम होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उससे रिलेटेड है। जबकि व्यक्तिगत बाधाओं से अभिप्राय उन बाधाओं से जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले, जिनका सीधा संबंध किससे होता है, सूचना जो भेजने वाला है वह सूचना प्राप्त करने वाले के साथ होता है। तो जिसका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले अथवा सूचना भेजने वाले वह सूचना प्राप्त करने वाले के साथ होता है। तो चारों ध्यान से समझना है। इसमें क्या बोला मैंने, एनकोडिंग और डिकोडिंग की जो प्रक्रिया चलाते हैं, जहां जिसमें हम क्या है, जो संदेश को हम किसमें शब्दों और संकेतों में परिवर्तित करते, तो उस टाइम पे जो रुकावटें और जो समस्याएं आती है उससे संबंधित है। ये प्रेषक यानी सेंडर और जो आपको प्राप्त करता है उसकी मानसिक स्थिति से रिलेटेड है। ये संगठन के ढांचे, वहां पे अधिकार संबंध, नियम अधिनियम जो होते हैं उससे रिलेटेड है। और ये सूचना भेजने वाले व सूचना प्राप्त करने वाले के साथ रिलेटेड है, मतलब सीधा संबंध रखता है। क्लियर होगा ना चारों के चारों, फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। अब आगे देखिए बच्चे, भाषा संबंधी अथवा सांकेतिक बाधाएं जो होती है उसमें 6 तरह की गलतियां, 6 तरह की दिक्कतें देखने को मिलती है। पहली, संदेशों की गलत व्याख्या, यानी जो आप जो संदेश है ना उसकी क्या व्याख्या जो कर रहे हो, ठीक है ना, जो ट्रांसलेशन जो कर रहे हो वो फॉल्टी कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसने बोला यहाँ पे कि जो संदेश है उसकी जो व्याख्या हो रही है, मतलब एक तरह से बोलूं मैं तो यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है मैसेज को जो एक्सप्रेस किया जा रहा है ना वो बैडली तरीके से किया जा रहा है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, बैडली एक्सप्रेस करना मैसेज को, मैसेज को गलत तरीके से क्या करना है, एक्सप्रेस करना, बताना, ठीक है ना। तो संदेशों की गलत व्याख्या, इसको ये बोलेंगे। नंबर 2, भिन्न अर्थों वाले शब्द अथवा चिन्ह का यूज करना, यानी बहुत बार हम क्या ऐसे सिंबल्स, ऐसे शब्दों का, वर्ड्स का यूज करते हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अब मैंने यूज तो कर दिया वो, अब अगला बंदा पता नहीं क्या समझे उसका मतलब, तो इससे भी संदेशवान में दिक्कत आ सकती है। क्लियर। त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी गलत अनुवाद, इसको बोलेंगे हम फॉल्टी ट्रांसलेशन, ठीक है ना।
यानी जो आपने अनुवाद किया, ठीक है, ट्रांसलेशन किया, वो त्रुटिपूर्ण किया यानी गलत किया। अस्पष्ट मान्यता है, यानी जो आपने अजम्पशंस लिए वो भी आपने गलत लिए। अर्थहीन तकनीकी भाषा, एक ऐसी भाषा का यूज कर रहे हो आप जिसको सिर्फ आप ही समझ सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कि 5-6 ग्रुप में बंदे हैं, उनकी अपनी ना मतलब कोड वर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो बेटा वो आपको समझ में आएगी, मेरे को थोड़ा समझ में आएगी। तो अर्थहीन तकनीकी भाषा अगर आप यूज करते हो तो उससे भी संदेश पान में दिक्कत आती है। और शारीरिक भाषा का मतलब बेटा वो जेस्चर पोस्चर अगर आप यूज कर रहे हो, नहीं हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग, तो उसकी डिकोडिंग करने में भी कई बार दिक्कत होती है। हम जो अगर मान लो हम बोल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर मूवमेंट नहीं कर रहा, हमारा शरीर, मैं बोल रहा हूँ कि देखो मैं अभी खड़ा हो रखा हूं और मैं मालूम बैठ जाता हूं, तो फिर ये मैच नहीं कर रहा, तो इससे भी दिक्कत आती है। तो देखो क्या क्या दिक्कत आ रही है। पहला, संदेशों की गलत व्याख्या, यानी आपने जो एक्सप्रेस किया, मैसेज को एक्सप्रेस किया, वो बैड तरीके से किया, तो संदेशों की गलत व्याख्या करना, भिन्न अर्थों वाले शब्दों और चिन्ह का प्रयोग करना, यहां पे आएगा त्रुटिपूर्ण अनुवाद यानी गलत अनुवाद करना। उसके अलावा मान्यताएं भी आपने अस्पष्ट ली है। अर्थहीन तकनीकी भाषा, एक ऐसी भाषा का यूज कर रहे हो जो कि टेक्निकल है बट वो आपकी अपनी है, ठीक है, आपके ग्रुप को समझ में आती है, बाकियों को समझ नहीं आती, तो ऐसी भाषा का यूज करना भी दिक्कत वाला काम कर सकता है संदेशवाहन प्रक्रिया के दौरान। उसके अलावा शारीरिक भाषा तथा हाव भाव की अभिव्यक्ति की डिकोडिंग, अगर मान लो मैं कुछ बोल रहा हूं और उसके अकॉर्डिंग मेरा शरीर मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसके शरीर कुछ और बता रहा है, बॉडी कुछ और बता रही है, वर्ड्स कुछ और बता रहे हैं, तो ऐसे में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, जेस्चर पोस्चर में भी दिक्कत आती है, ठीक है, समझने में। तो ये आपको याद रखना कि ये 6 पॉइंट इसी के अंदर आएंगे, बाकी इसके अंदर किसी के अंदर नहीं है, ये 6 पॉइंट इसी के ही हैं, ठीक है, इधर उधर मत पटक दे देना, ठीक है ना, कि यार थोड़ा यहाँ लिख देते थोड़ा यहाँ लिख देते, ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने पॉइंट्स है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बाधाएं क्या होती है, ये बाधाएं माइंड से रिलेटेड है, तो इसमें आएगा समय से पूर्व मूल्यांकन। कई बार क्या होता है कि मैं आपको कुछ बताने जा रहा था या आपका दोस्त आपका कुछ बताता है, आपके घर वाले आपको कुछ बोलने जाते हैं, आप उससे पहले समझ जाते हैं, हाँ समझ गया, आपके बोलते रुक जाओ समझ गया मैं आप क्या बोलने वाले हो। होता है ना कई बार कि हम पहले ही क्या कर लेते हैं पहले उसको मूल्यांकन कर लेते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन, यानी अगले बंदे ने बात बोली ही नहीं है, बात आप खत्म की नहीं है पूरी तरह से और आपने पहले बोले मुझे समझ में आ गया, तो समय से पूर्व मूल्यांकन में भी दिक्कत हो सकता है कि आप कहीं गलत समझ गए हो, तो उससे पूरा संदेशवाहन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, इसलिए पूरा सुनना चाहिए। ध्यान में कमी, अगला बंदा बोल रहा है बड़ा आप ध्यान ही नहीं दे रहे उसकी बात पे, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। अविश्वास, आपको अगले बंदे में विश्वास ही नहीं है, तो जब विश्वास ही नहीं है तो अगला बंदा कुछ भी बोले आपको समझ, आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से क्या कर दोगे, निकाल दोगे, ठीक है ना। उसके अलावा प्रसारण के दौरान संदेशवाहन का क्षय, कई बार क्या होता है कि जब हम ना कम्युनिकेशन यानी जब हम मैसेज को भेज रहे होते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे क्या होता है कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक से मैसेज पहुंच नहीं पाता, तो वो लॉस जो हो जाता है कम्युनिकेशन का या मैसेज का, किसमें, ट्रांसमिशन के दौरान, उसकी बात कर रहा है। या फिर कमजोर प्रतिधारण, कई बार क्या होता है इसको ढंग से इसमें थोड़ा लिख देना, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाना क्या बोलना जा रहा हूँ, यानी रिटेंशन जो पावर है, यानी मैं बात को दिमाग में रखने की जो पावर होती है कई बार कम होती है। जैसे आपको कई बार मम्मी बोलती है कि बेटा जब 1 किलो साबुन लिया, 1 लीटर तेल लिया, थोड़ी सी बड़ी लिया ना, थोड़ा ये लिया ना, थोड़ी लिया ना, आप जाते 5-6 आइटम आपसे दुकान में बोला जाता है, बोलता है हाँ मम्मी समझ में आ गया, दुकान में जाते आप 4 आइटम लाते हो, 5वें आइटम भूल जाते हो, यार कुछ तो बोला था मम्मी ने, क्या बोला था, तो उसको कहते हैं पुअर रिटेंशन पावर, यानी आपको रिटेन करने की यानी चीजों को याद रखने की जो पावर है ना वो आपकी कम है, बेकार है। तो कमजोर प्रतिधारण के कारण भी क्या होता है संदेशवान ढंग से, क्योंकि अगले बंदे ने तो बोल दिया, अब आप उसको रिटेन ही नहीं कर पाए, तो फिर संदेशवान कंप्लीट कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, समय से पूर्व मूल्यांकन, ध्यान में कमी, अविश्वास और प्रसारण के दौरान, यानी जब ट्रांसमिशन हो रहा था तो उस टाइम पे संदेशवान कई बार क्या नाम है उसका क्षय हो जाता है, लॉस हो जाता है, या फिर आपकी प्रतिधारण की जो क्षमता है यानी माइंड में रखने की जो क्षमता है वो आपकी कम है, कमजोर है, तो उससे भी क्या संदेशवान में दिक्कत आती है। तो ये 4 इसके अंदर आएंगे, क्लियर। उसका संगठनात्मक बात है, जो संगठन से रिलेटेड है, संगठन में क्या बात है कि संगठन की नीतियां, संगठन के नियम अधिनियम से रिलेटेड, यानी नियम अधिनियम इतने कड़े हैं, इतने अजीब है कि संदेशवान में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। स्टेटस, पद की बात भी संदेशवान के अंदर ही आएगी, सीधी बात है, ठीक है ना, वो सॉरी संगठनात्मक बाधाओं के अंदर आएगी। उसके अलावा संगठनात्मक ढांचे में जटिलता, उसका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है ना, संगठनात्मक ढांचे का जो स्ट्रक्चर है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, बड़ा अजीब टाइप का है, तो उससे भी संदेशवान में दिक्कत आ सकती है। और संगठनात्मक सुविधाएं, यानी संगठनात्मक सुविधा जैसे टेलीफोन की सुविधा, स्टेशनरी की सुविधा, अब ये सुविधा अगर वहां पे मौजूद है, टाइम टू टाइम मौजूद है, तब तो संदेशवान अच्छे से चलेगा। बट अगर मान लो टेलीफोन के आज टेलीफोन खराब हो रखा है, आज इसकी सुविधा नहीं है, ये सबसे हमारे टेलीफोन होता ही नहीं है, तो फिर ऐसे में संदेशवान में क्या बहुत दिक्कत आ सकती है। तो संगठनात्मक बाधाओं में क्या है, संगठन से रिलेटेड संगठनात्मक नीतियां, अगर नीतियां अजीब हुई तो उससे फिर संदेशवान में भी दिक्कत आएगी। तो नीतियां हो गई, नियम अधिनियम हो गया, पद हो गया, ठीक है, संगठनात्मक सुविधाएं हो गया, या फिर संगठनात्मक ढांचे में जटिलता।
और व्यक्तिगत बाधाएं जो सूचना भेजने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या है, ये दो तरह की इसमें बाधाएं देखने को मिलती है, उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं और अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। किससे? उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं और अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं। उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं क्या देखने को मिलती है यार, उच्च अधिकारी वाले ना ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते, क्योंकि उनको पद को चुनौती का भय रहता है। यानी उनको यह भय रहता है कि अगर मैं ढंग से कम्युनिकेट किया, ढंग से बात हो रही है, पता चला कि नीचे वाला बंदा मेरे क्या है, पद को, मेरे जो जगह है उसको क्या खा ले, ठीक है ना, मेरी जगह पे वो आ जाए, मुझे कहीं कंपनी वाले निकालना दे, दिक्कत ना आ जाए, तो फिर पद को चुनौती का भय रहता है उच्च अधिकारियों के मन में, हमेशा याद रखना। दूसरा, उनको अधीनस्थों पर विश्वास की कमी होती है, यानी वो अधीनस्थों में विश्वास करते ही नहीं है, अधीनस्थों पर जो उसके नीचे जो काम करते हैं उन विश्वास ही नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ढंग से कम्युनिकेट नहीं करते वो। तो क्या क्या संदेशवाहन में दिक्कत आ सकती है? तो उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधा ये है कि एक तो उनको अपने पद को चुनौती का भय रहता है, यानी उनको लगता है कि कहीं मेरी गद्दी वो ना खा ले, इसलिए वो उनसे ढंग से कम्युनिकेट करते नहीं। और दूसरी क्या दिक्कत रहती है उनको उन पे विश्वास ही नहीं होता, अधीनस्थों पे विश्वास नहीं होता। जबकि अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं क्या होती है? एक तो अधीनस्थों यानी जो नीचे वाले बंदे हैं, उनके मन में क्या रहती है जिससे संदेशवाहन में दिक्कत आती है? उनके मन में ऐसा क्या रहता है जिससे संदेशवाहन में रुकावट पैदा होती है, दिक्कतें पैदा होती है? तो उनके मन में बेटा ये रहता है विचार विनिमय की अनिच्छा, यानी वो विचारों को आदान प्रदान करना ही नहीं चाहते। कई बार देखा होगा अधीनस्थ वाले, अबे छोड़ना, कौन बोल रहा है, अब मैं नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो विचार विनिमय के अनिच्छा, यानी वो बोलना ही नहीं चाहते, वो विचारों को आदान प्रदान करना ही नहीं चाहते अपने उच्च अधिकारी के साथ। तो ये दिक्कत देखने को मिल सकती है अधीनस्थों के साथ। दूसरा, उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी। बोलेगा यार बता भी दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यानी उसको मतलब उसको प्रोत्साहन चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए। अगर मान लो कुछ मिलता तो वो जरूर बताएगा। तो उपयुक्त प्रोत्साहन की कमी, अगर मान लो प्रोत्साहन की कमी है तो फिर वो बोलेगा भी नहीं। अगर मान लो कुछ मिल ही नहीं रहा तो बोलने का फायदा क्या, ठीक है ना। तो वो तभी बोलेगा जब उसको कुछ मिलेगा, उसको लगेगा हाँ यार मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। दूसरा, उसकी अगर इच्छा ही नहीं है बोलने की, विचार विनिमय के अच्छे, कई बार हम बोलते नहीं यार, डर छोड़ना, कौन बोल रहा है इससे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा दिक्कत रहती है। तो ये अधीनस्थों से संबंधित बाधाएं देखने को मिलती है। तो बेटा जो बाधाएं हमने पढ़ी है ना, ये इसी अपने अपने हेड के अंदर ही याद रखनी है, सारे की सारी याद रखनी, तभी समझ में आएगी और पेपर में आसानी से हैंडल हो जाएगा क्वेश्चन। अब आगे देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट है संदेशवाहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय, यानी कैसे हम संदेशवाहन की जो बाधाएं होती है उनको हम दूर कर सकते हैं। आपकी बुक में 9-10 पॉइंट लिखे हुए हैं, जहां तक है मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं, फटाफट से 7 पॉइंट देख लेते हैं खाली क्या है। इसने बोला सबसे पहले, अगर बातों को संदेशवाहन में जो दिक्कतें आती है, जो रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, अगर आप उनको दूर करना चाहते हो तो आपको संदेशवाहन से पहले विचारों अथवा लक्ष्यों को स्पष्ट करना है कि आपका लक्ष्य क्या है। अपने विचारों को पहले स्पष्ट कर लो, फिर संदेशवाहन करो। नंबर 2, प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संदेशवाहन, यानी जो प्राप्तकर्ता जो सुनना चाहता है ना, उसके अकॉर्डिंग संदेशवाहन करना। अब मान लो आपने कॉमर्स के स्टूडेंट बुला लिए सारे, ठीक है ना, और लीडर जो है, ठीक है, जब कम्युनिकेट करने गया तो वो साइंस की बातें कर रहा है या फिर किसी और की बातें कर रहा है, तो गारंटीड है जो कॉमर्स वाले बंदे हैं वो इंटरेस्ट लेंगे इन बातों में। इसका मतलब कॉमर्स वाले सुनना क्या चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं कि इस वाली चीज के ऊपर बोले या इस चीज के ऊपर बोले। तो बेटा जो प्राप्तकर्ता सुनना चाहता है ना, जो प्राप्तकर्ता की आवश्यकता है ना, उसके अनुसार संदेशवाहन होना चाहिए। क्लियर है ना। अगर लोग क्रिकेट के बारे में सुनना चाहते हैं तो सामने क्रिकेट के लिए सुनने के लिए बैठे हैं, तो हमें क्रिकेट के बारे में ही बोलना पड़ेगा, बाकी बोलने का ढंग आपका अपना है। क्लियर है। तो उसने बोला संदेशवाहन से पहले विचारों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना और प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार ही, कितना आवश्यकता है क्या है उसके अनुसार संदेशवाहन करना। एक अच्छा श्रोता बनना, यानी आपको सुनना भी है, यानी जो अगला बंदा बोल रहा है आपको अच्छे से सुनना है, तभी संदेशवाहन अच्छे से हो पाता है, ठीक है ना। संदेश की जो भाषा होती है, शब्द होते हैं, विषय वस्तु होता है, कंटेंट होता है, उसके प्रति सचेत रहना कि भाषा क्या है, शब्द क्या है, विषय वस्तु क्या है। अगर सामने वाले बंदे जो है हिंदी में सुनना चाहते हो तो आपको हिंदी में बोलना आना चाहिए। क्लियर है ना। शब्द विषय वस्तु यानी कंटेंट वंटेंट भी आपका जो है उसके प्रति सचेत रहना आपको। वर्तमान तथा भविष्य के लिए संदेशवाहन करना, यानी जो संदेशवाहन कम्युनिकेशन होता है वो प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर के लिए भी होता है, होना चाहिए, ठीक है ना। उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना, इसका मतलब होता है कि प्रॉपर फीडबैक, भाई प्रॉपर फीडबैक भी तो देना ना, ठीक है। तो ये देख लेना कि प्रॉपर फीडबैक मिला है नहीं मिला, या प्रॉपर फीडबैक आपने दिया नहीं दिया, ये इस टाइप की चीजों पे भी ध्यान देना होता है कि अगर प्रॉपर फीडबैक मिल गया समझ लो कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा संचार से पहले या संदेशवाहन से पहले दूसरों से परामर्श लेना, यानी आपको दूसरों से एक बार परामर्श ले लेना चाहिए, ठीक है ना। उनसे भी कंसल्ट कर देना चाहिए इस बारे में कि भाई मुझे थोड़ा सा बताओ इस बारे में, ये सही है कि नहीं है, इस टाइप से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम मिलेंगे कंट्रोलिंग में, ठीक है ना। आई थिंक कंट्रोलिंग ही अगला नियंत्रण, ठीक है ना। और फिर जो थोड़ा बहुत जो अगला बी पार्ट का जो बचा हुआ पोर्शन होगा जो भी है वो हम खत्म करेंगे। क्लियर है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे, ठीक है। काफी हमने चैप्टर बेटा निपटा भी दिए इसके।